गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग पद की पहचान पढ़ रहे थे जो कि कंप्लीट भी हो गया, और आज हम पढ़ेंगे नागार्जुन जी को बादल को घिरते देखा है। ठीक, बादल को घिरते देखा है, जिसमें नागार्जुन जी ने प्रकृति के सुंदरता का वर्णन किया है। तो आज उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखते हैं। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलिल में समतल देशों के आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है। ठीक, अब यहाँ पर आपका जो संदर्भ होगा, संदर्भ जैसे पहले आप लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, बस चैप्टर और कवि का नाम परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के बादल को घिरते देखा है नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचनाकार बाबा नागार्जुन जी हैं। ठीक, तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। अब प्रसंग क्या होगा यहाँ पर? प्रसंग में होगा कि कवि ने हिमालय के वर्षाकालीन सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि ने हिमालय के वर्षाकालीन या वर्षा के समय का सुंदर चित्रण किया है। ठीक, मतलब हिमालय की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। कब? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में हिमालय की सुंदरता के बारे में कवि वर्णन कर रहा है। ठीक, ये आपका क्या हो गया? ये आपका प्रसंग हो गया। ठीक, चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। ठीक, कवि यहाँ पर हिमालय की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि अमल मतलब क्या होता है? जिसमें मल ना हो। जिसमें मल ना हो मतलब क्या है? साफ सुथरा, मतलब निर्मल। अमल मीन्स क्या हो गया? निर्मल। धवल गिर, धवल मीन्स क्या होता है? सफेद। ठीक, धवल मीन्स सफेद, तो क्या हो जाएगा? निर्मल सफेद। क्या हो गया? गिर के शिखरों पर। गिर मीन्स पहाड़ पर्वत, और किस पहाड़ या पर्वत की बात हो रही है? हिमालय। ठीक, तो ये कहने कि हिमालय के शिखरों पर मतलब चोटियों पर क्या किया है? बादल को घिरते देखा है। कवि कह रहा है कि मैंने वहां पर बादलों को घिरते हुए उनके मनोरम दृश्य को मैंने देखा है। ठीक, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। कवि कह रहा है कि निर्मल सफेद हिमालय की चोटियों पर बादलों के घिरते हुए मनोरम दृश्य को मैंने देखा है। ठीक, छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। ठीक, अब यहाँ पर हम दूसरी लाइन से अर्थ लेंगे। मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। कवि कह रहा है कि मैंने मान सरोवर जो झील है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, कह रहे कि मान सरोवर में उन स्वर्णिम कमलों, मतलब मान सरोवर में जो खिलने वाले कमल हैं। कैसे कमल हैं? स्वर्णिम, मतलब स्वर्ण के समान, सोने के जैसे एकदम चमकते हुए जो कमल हैं, उन पर मैंने क्या किया है? छोटे मोटे मोती जैसे, कह रहे कि मोतियों के समान क्या है? चमकदार, अतिशय, अत्यधिक, अतिशय मीन्स अत्यधिक, शीतल मतलब ठंडे, वारी जल, कड़ो मतलब जल की बूंदों को क्या किया है? गिरते देखा है। मैंने क्या किया है? वहां पर ये सौंदर्य देखा है। ठीक,
फिर से इसकी बात करते हैं। छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारिकणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। ठीक, कवि कह रहा है कि मैंने मानसरोवर में खिलने वाले स्वर्ण कमल पर क्या किया है कि मोतियों के समान, ठीक, मोतियों के समान चमकदार अत्यधिक शीतल जल की बूंदों को मैंने गिरते हुए देखा है। ठीक, अतुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलिल में समतल देशों के आकर पावस की उमस से व्याकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है। ठीक, देखिए तुंग हिमालय, तुंग मतलब क्या होता है? शिखर, चोटी। ठीक, कह रहे कि हिमालय के शिखर रूपी क्या है? कंधों पर, मतलब ऊंचे ऊंचे कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के, कह रहे कि छोटी बड़ी अनेक झीलें क्या हैं? फैली हुई हैं। ठीक, कह रहे कि हिमालय के शिखर रूपी ऊंचे ऊंचे कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें फैली हुई हैं। और श्यामल शीतल अमल सलिल में कह रहे कि मैंने उन झीलों में क्या किया है? अमल सलिल मतलब स्वच्छ या साफ निर्मल जल में समतल देशों के आकर, मतलब पावस की उमस से व्याकुल। देखिए यहां से अर्थ लेंगे पावस। पावस मतलब क्या होता है? पावस मीन्स होता है बरसात। ठीक, मतलब वर्षा, जब पहली बरसात होती है तो जिस तरीके से जमीन से, धरती से क्या होती है, धरती से जब गर्मी निकलती है तो वो उमस देने वाली जो गर्मी होती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि पावस की उमस से आकुल, कह रहे हैं कि बरसात ऋतु या वर्षा ऋतु के ताप के कारण क्या होता है कि समतल देशों के आकर, मतलब जो मैदानी क्षेत्र से आकर या मैदानी देशों से, समतल देशों से आकर क्या करते हैं? तिक्त मधुर विस्तंत खोजते। कह रहे हैं कि तिक्त मधुर मतलब कसैले। ठीक, कसैले, तिक्त मतलब कसैला, और मधुर मतलब मधुर या मीठा। विस्तंतु मतलब क्या होता है? विस्तंतु मतलब होता है कमल की जो नाल होती है उसके बीच में जो तंतु होते हैं, मतलब जो कमल नाल होती है उसके बीच में जो जगह होती है, जैसे अगर आप जलीय पौधों की अगर हम बात करें तो वहां पर जो उसकी एक तरीके से कहें जो तना होता है तो वो उसका नाल का काम करता है। ठीक, मतलब उसमें बीच में जगह होती है या गद्देदार होता है, ऐसे कुछ होता है। तो उस कमल नाल की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते। तंतु मतलब होता है तंतुओं को, मतलब उसमें जो धागे नुमा संरचना होती है उसको हंस क्या करते हैं? उसी को ढूंढते हैं, मतलब उसका अब ढूंढ कर उसका सेवन करते हैं। तो वे कह रहे हैं कि तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, कह रहे हैं हंसों को तिरते देखा है। ठीक, तिरते मतलब तैरते हुए। और देखिए कह रहे हैं कि तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, कह रहे हैं कि हंसों को कसैले और मधुर कमल नाल के तंतुओं को क्या किया है? खोजते हुए और तिरते देखा है, और उनको उन झीलों में तैरते हुए देखा है। ठीक, फिर से देखते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलिल में समतल देशों के आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है। ठीक, कह रहे हैं कि हिमालय के शिखर रूपी ऊंचे ऊंचे कंधों पर छोटी बड़ी क्या है? कई झीलें फैली हुई हैं, कई झीलें स्थित हैं। और श्यामल शीतल अमल सलिल में कह रहे कि मैंने उन झीलों में शीतल स्वच्छ निर्मल जल में क्या किया है? निर्मल जल में ग्रीष्म ऋतु पावस मतलब बरसात ऋतु के ताप के कारण व्याकुल और समतल देशों से या समतल क्षेत्रों से या मैदानी क्षेत्रों से आए हुए हंसों को कसैले और मधुर कमल नाल के तंतुओं को खोजते और तैरते हुए देखा है। ठीक, अब आया समझ में? चलिए
तो यहाँ पर जो आपका क्या बोलते हैं काव्य सौंदर्य होगा वो होगा, भाषा है खड़ी बोली, माधुर्य गुण होगा, ठीक, माधुर्य गुण होगा, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है, और लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक। चलिए अब आगे और देखते हैं। एक दूसरे से वियुक्त हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के वेम वाहिनी गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए यह यायावर बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में गगन नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, ठीक। अब यहाँ पर कवि, यहाँ पर भी हिमालय वर्षा कालीन वर्षा ऋतु में हिमालय के सुंदरता का वर्णन कवि करते हुए कालिदास के मेघदूतम, कालिदास की रचना जो मेघदूतम है उसमें वर्णित बादलों की विशेषता के बारे में भी यहाँ पर वर्णन किया है, ठीक। तो देखिए कह रहे हैं कि एक दूसरे से वियुक्त हो अलग अलग रहकर ही जिनको। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, चकवा और चकवी दो पक्षी होते हैं और ये इनको पता नहीं क्या शाप मिला है कि किसी कारण से, शाप के कारण ये इनका मिलन रात में नहीं हो पाता है, रात में इनका मिलन नहीं हो पाता है, ये प्रायः दिन में ही मिलते हैं। अब कौन सा शाप था अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है, कवियों की कल्पना है, तो उन्होंने ये कहा है कि चकवा और चकवी नाम के दो पक्षी होते हैं, तो इनका रात में कभी मिलन नहीं होता। तो वही कह रहे हैं कि एक दूसरे से वियुक्त, वियुक्त मतलब होता है अलग होना, बिछड़ना। तो कह रहे हैं कि चकवा और चकवी आपस में एक दूसरे से अलग रहकर, अलग अलग रहकर ही जिनको, कह रहे हैं कि अलग रहकर ही क्या होती है, सारी रात बितानी होती, मतलब सारी रात बिताते हैं या पूरी रात बिता रहे हैं। और निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, ठीक। कह रहे हैं कि निशा काल के चिर अभिशापित, कह रहे हैं कि किसी शाप के कारण वे रात्रि में नहीं मिल पाते हैं, ठीक। कौन, बेबस उन चकवा चकई, मतलब विरह में व्याकुल वे चकवा और चकवी, ठीक। चकवा और चकवी पक्षी क्या होते हैं, बेबस होकर, व्याकुल होकर बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें कह रहे हैं कि व्याकुल होकर वे क्या करते हैं, क्रंदन करने लगते हैं, मतलब विलाप करने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। फिर क्या होता है, और फिर कह रहे हैं कि बंद हुआ क्रंदन। अब क्रंदन किस कारण से बंद हुआ, क्योंकि सुबह हो गई, मतलब प्रातः काल होने पर, सुबह होने पर उनका क्रंदन, उनका विलाप करना बंद हो जाता है, ठीक। और उस महान सरोवर के तीरे, कहाँ पर, और कह रहे हैं कि उस मानसरोवर झील के किनारे, ठीक। कह रहे हैं कि उस मानसरोवर झील के किनारे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, ठीक। कवि कह रहा है कि उस मानसरोवर झील के किनारे शैवालों की हरी दरी पर, ठीक। शैवाल मतलब जो हरी हरी घास होती है, ठीक, एक तरीके से काई आप बोल सकते हैं शैवाल को, है ना। तो वहां पर ये है शैवालों की हरी दरी पर, कह रहे हैं कि उस मनोरम दृश्य में क्या किया है, हरी घास पर, ठीक, एक दूसरे से वो मिलते हैं और हरी हरी घास पर क्या करते हैं, प्रणय कला छिड़ते देखा है, मतलब वो प्रेम क्रीड़ा करते हैं, मतलब वो अपने प्यार का इजहार करते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक।
फिर से इसको देखते हैं। एक दूसरे से वियुक्त हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सै वालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। ठीक, कह रहे हैं कि कवि कह रहा है यहाँ पर कि चकवा और चकवी पक्षी आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग रहकर अपनी पूरी रात बिता रहे हैं। और निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का, ठीक, कह रहे हैं कि किसी शाप के कारण वे रात्रि में आपस में नहीं मिल पाते हैं। और बेबस उन चकवा चकई का, कह रहे हैं कि और विरह से व्याकुल, ठीक, विरह से व्याकुल होकर वे क्या करते हैं, रात में ही क्रंदन करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। लेकिन प्रातः काल होने पर क्या हुआ, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें। फिर कह रहे हैं कि उनका जो विलाप करने की क्रिया थी वो प्रातः काल होने पर बंद हो गया है। और उस महान सरोवर के तीरे सै वालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। ठीक, कवि कह रहा है कि और उस मानसरोवर झील के किनारे उस मनोरम दृश्य में हरी हरी घास पर मैंने एक दूसरे को मिलते हुए और प्रेम क्रीड़ा करते हुए मैंने उनको देखा है। ठीक, फिर आगे, कहाँ गया धनपत कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के वेम वाहिनी गंगा जल का। अब देखिए, कालिदास ने जो मेघदूतम में वर्णन किया है बादलों के बारे में, तो कवि उसकी भी चर्चा यहाँ पर कर रहा है। कह रहा है कहाँ गया धनपत कुबेर वह, कवि कह रहा है कि अपार धन के स्वामी कुबेर, और कहाँ गई उसकी वह अलका। अलका क्या थी, उसकी नगरी का नाम था अलकापुरी। ठीक, अलका नगरी बोला जाता था। तो भाई कवि कह रहा है कि अपार धन के स्वामी कुबेर और उसकी सुंदर अलका नगरी अब कहाँ है, नहीं ठिकाना कालिदास के वेम वाहिनी गंगा जल का। कह रहे कि वेम वाहिनी, व्योम मतलब क्या होता है, व्योम मीन्स क्या होता है, व्योम मतलब होता है आकाश। ठीक, तो कह रहे कि आज आकाश मार्ग से जाती हुई पवित्र गंगा का जल कहाँ है, मतलब नहीं ठिकाना कालिदास के वेम वाहिनी गंगा जल का। ठीक, कह रहे कि जो कालिदास ने अपने मेघदूतम में वर्णन किया था कुबेर का और उसकी अलका नगरी का और आकाश मार्ग से जाने वाले गंगा जल का, तो यहाँ पर कवि प्रश्न कर रहा है कि आखिर वह सब कहाँ है। मतलब कवि के कहने का मतलब ये है कि जो वो सुंदर दृश्य देख रहा है उसके सामने वो सब क्या है, फीके पड़ गए हैं। वही कह रहा है कहाँ गया धनपत कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के वेम वाहिनी गंगा जल का। ठीक, कवि कह रहा है कि अपार धन के स्वामी कुबेर और उसकी सुंदर अलका नगरी अब कहाँ है, और आज आकाश मार्ग से जाती हुई पवित्र गंगा का जल कहाँ है। तो कवि कह रहा है ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर। कवि यहाँ पर कह रहा है कि बहुत ढूंढने पर, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, कवि कह रहा है कि बहुत ढूंढने पर मुझे क्या हुआ, मेघदूत का पता कहीं पर। कह रहे हैं कि उस मेघदूत के दर्शन मुझे नहीं हुए। ठीक, कवि कह रहा है कि मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढने पर भी मुझे उस मेघदूत के दर्शन नहीं हुए। कौन बताए यह आयावर बरस पड़ा हो ना यहीं पर। ठीक, कवि कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, कवि कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। यायावर मीन्स क्या होता है, इधर उधर भटकने वाले। यायावर मीन्स क्या होता है, इधर उधर भटकने वाले। तो कवि कह रहा है कि कौन बताए यह यायावर। ठीक, कवि कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि इधर उधर भटकने वाले ये बादल क्या हो गया, यही कहीं पर घूम फिरकर बरस गए हों। मतलब ये सुंदर दृश्य देखकर वो सब बादल यहीं पर बरस गए हों। जाने दो वह कवि कल्पित था। कवि कह रहा है कि चलिए इस बात को छोड़ो, रहने दो, जाने दीजिए। तो एक कवि की कल्पना थी कि मेघदूतम था, बादल दूत बन के जा रहे थे। तो वो सब कवि कह रहा है, यहाँ पर बाबा नागार्जुन कह रहे हैं कि ये क्या था, ये सब एक कवि की कल्पना थी, इसको छोड़ो, रहने दो। कवि कह रहा है कि मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शिखर पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है। ठीक, कवि कह रहा है वो तो सब तो कवि की कल्पना थी। कह रहा है कि मैंने तो भीषण जाड़ों में, कवि कह रहा है मैंने तो क्या किया है, नभचुंबी मतलब आकाश को चूमने वाले, मतलब ऊंचे ऊंचे
पर्वत, जो कैलाश शिखर मतलब कैलाश पर्वत के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर क्या, यह भीषण जाड़ों में मतलब भयंकर सर्दी में, ठीक, भीषण भयंकर सर्दी में क्या किया है, महामेघ को झंझानिल से, महामेघ मतलब विशाल आकार वाले, ठीक, विशाल आकार वाले बादलों को, झंझानिल मतलब तूफानी हवाओं से, झंझानिल मीन्स क्या होता है, तूफानी हवाओं से, कह रहे हैं कि तूफानी हवाओं से गरज गरज कर उनको संघर्ष करते हुए मैंने देखा है। ठीक, फिर से इसको देखते हैं। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शिखर पर शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। ठीक, कवि कह रहा है कि मैंने तो आकाश को छूने वाले, आकाश को चूमने वाले कैलाश पर्वत के शिखर पर भयंकर सर्दी में विशाल आकार वाले बादलों को तूफानी हवाओं से गरज गरज कर संघर्ष करते हुए और उनको टकराते हुए मैंने देखा है। ठीक, तो यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करेंगे। आपका जो काव्य सौंदर्य होगा यहाँ पर भी वही होगा जो हमने पहले आपको बताया काव्य सौंदर्य। ठीक, तो आज इतना आप इसको कंप्लीट करेंगे और इसका जो बचा हुआ भाग है ये आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। बादल को घिरते देखा है। ठीक, इसको आप होमवर्क डेली का डेली कंप्लीट करेंगे। हाँ, और बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहे हैं कि किस बच्चे का होमवर्क कंप्लीट हुआ, किस बच्चे का नहीं हुआ। तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जिसका जिसका कंप्लीट होता जा रहा है वो एक बार ज़रूर लिखे अपना नाम और कहाँ तक कंप्लीट किया, ताकि हमें ये पता चल सके कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं और कौन घर पर बैठा हुआ है। तो आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं भी समझिए।